क्या सरकार चुनाव को टालकर लोकतंत्र की स्थापना कर सकती है? हाईकोर्ट के एक सवाल ने पूरे पंचायती चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मुद्दा सिर्फ एक चुनाव का नहीं, बल्कि ये उस जमीनी स्तर पर लोकतंत्र व्यवस्था का सवाल है जो संविधान की आत्मा कहलाती है। हाईकोर्ट के एक प्रश्न ने पूरे यूपी में पंचायत चुनाव को यहाँ पे उनकी जो हलफनामा थी उसे गलत ठहराने का यहाँ पे प्रयास किया है। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। ये मामला उत्तर प्रदेश का है। खबरों में अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम जो प्रधान थे इन्हें प्रशासक बनाए जाने का यहाँ पे बात जो है वो किया जा रहा था। इस पूरे मामलों को देखा जाए तो ये लगभग जो है यहाँ पर ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने वाला था और इसी से जुड़ा हुआ था, जिसमें यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जैसे कि 57,694 ग्राम पंचायतों का यहाँ पर जो कार्यकाल है वो समाप्त हो गया था। नई पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो सके थे, यहाँ पे ये आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य सरकार ने आदेश जारी करके यहाँ पर ग्राम पंचायतों को अस्थायी रूप से प्रशासक के रूप में जारी रखने की अनुमति दे दी थी ताकि गाँवों का जो प्रशासन है वो बाधित यहाँ पे ना हो। लेकिन इस आदेश ने न्यायालय में चुनौती जो है उसे यहाँ पे दे दी। हाई कोर्ट ने यहाँ पे कुछ बातों को कहा है, जैसे कि हाई कोर्ट ने सरकार से मुख्य प्रश्न पूछे थे। आइए जानते हैं वो प्रश्न क्या क्या है। जैसे कि जिनका जनादेश समाप्त हो चुका है उन्हें प्रशासक कैसे बनाया जा सकता है? पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे? लोकतांत्रिक संस्थाओं को अनिश्चित काल तक बिना चुनाव के कैसे चलाया जा सकता है? न्यायालय ने कहा कि निर्वाचन जो यहाँ पर प्रक्रिया है, यानी कि जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये अनिश्चित काल तक प्रशासक नहीं बने रह सकते हैं और सरकार को चुनाव कराने की स्पष्ट समय सीमा बतानी होगी। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है इन्होंने यहाँ पर कुछ अपने निर्णयों को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना चुनाव की स्पष्टता के समय सीमा के बिना कैसे किसी भी यहाँ पे निर्वाचन के द्वारा किसी भी यहाँ पे जो चुनावी प्रक्रिया है उसे किए बिना कैसे किसी को यहाँ पे प्रशासक बनाया जा सकता है। संवैधानिक और राजनीतिक महत्व के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये पंचायती राज का मामला था। हमारे संविधान में यहाँ पर जो 73वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 में, ये ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता था। साथ में यहाँ पे देखा जाए तो पंचायतों का कार्यकाल भी इसमें दिया गया है जो कि 5 वर्ष का यहाँ पे है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले या फिर अधिकतम 6 माह के भीतर चुनाव कराने का यहाँ पे उद्देश्य लोकतांत्रिक निरंतरता को बनाए रखना यहाँ पे था। यानी कि जो जैसे ही किसी पंचायत का अगर कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसकी जो यहाँ पे समय सीमा है कि 6 माह के भीतर नया चुनाव जो है वो कराया जाएगा ताकि लोकतांत्रिक निरंतरता बनी रहे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि बिना किसी चुनावी प्रक्रिया के कैसे यहाँ पे जो पद है उसे यहाँ पे दिया जा सकता है, वो भी एक यहाँ पे प्रशासनिक का। लोकतंत्र बनाम प्रशासन का यहाँ पे सवाल उठता है, जैसे कि यदि चुनाव जो है समय पर नहीं होती है और सरकार प्रशासकों के माध्यम से यहाँ पर जो पंचायत है वो चलाती है तो स्थानीय स्वशासन कमज़ोर हो सकती है। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका देखा जाए तो ये मामला जो है ये जुडिशियल रिव्यू का उदाहरण है, जहाँ न्यायपालिका यह सुनिश्चित कर सकती है जैसे कि कार्यपालिका संविधान और कानून के अनुरूप कार्य कर रही है या फिर नहीं। ग्राम पंचायत और ग्राम प्रधान के बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर में ये ग्राम पंचायत कौन है और इनके कार्य क्या क्या है। ग्राम पंचायत गांव स्तर की स्थानीय स्वशासन संस्था है जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये 73वें संविधान संशोधन के बाद ही भारत में यहाँ पे हमारे संवैधानिक दर्जा के रूप में ये प्रस्तुत हुआ था। यहाँ पे देखा जाए तो ये सिस्टम का यहाँ पे जो
लेवल है उसे दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है यहाँ पे जिला परिषद, फिर पंचायत समिति और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सबसे जो ऊपर में है डिस्ट्रिक्ट लेवल दिखाई दे रहा है, फिर है यहाँ पे ब्लॉक लेवल और फिर है विलेज लेवल। जिसमें अगर हम लोग गाँवों की बात करें तो गाँव में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है इसका निर्माण या फिर गठन किया जा सकता है। फिर ग्राम के बाद जैसे ही हम लोग ब्लॉक स्तर की ओर जाएंगे तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन किया जाता है, और फिर जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर जिला परिषद की स्थापना किया जाता है। तो ये एक तरीके से ये एक त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है उसके रूप में यहाँ पे जाना जाता है। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। ग्राम प्रधान, जिसमें अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। फिर उसके बाद 5 सदस्य यहाँ पे होते हैं, जिसे वार्ड सदस्य के रूप में जाना जाता है। पंचायत सचिव, सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वैसे यहाँ पे नियुक्त होते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के समितियों का गठन किया जाता है। यहाँ पे जो प्रधान है उनके बारे में अगर बात किया जाए तो ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत का निर्वाचित अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है उनके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में जो व्यक्ति चुना जाता है उसे ही ग्राम प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्ष जो यहाँ पे अध्यक्षता है वो करना इसका काम है। विकास योजनाओं के यहाँ पे क्रियान्वयन की निगरानी करना भी इसका बहुत ही बड़ा काम है। सरकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचाने में इनका नेतृत्व यहाँ पे करता है। ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व भी करता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्राम सभा के बारे में कि आखिर में ये ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग होती है। सबसे पहले ग्राम सभा के बारे में देखा जाए तो गांव के 18 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के सभी मतदाता जो है ग्राम सभा के रूप में अपने यहाँ पे निर्वाचन जो है उसे कर सकते हैं, यानी कि मतदान दे सकते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा चुनी गई निर्वाचित यहाँ पे संस्था होती है, जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। ग्राम पंचायत के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जैसे कि पेयजल की व्यवस्था करना, गांव में जल की व्यवस्था है या नहीं, शुद्ध, खासकर यहाँ पे देखा जाए तो जो भी पेयजल है, जैसे कि अभी टंकी जो है उसे लगाया जाता है ताकि यहाँ पे लोगों को पानी जो है वो मिल सके। सड़क और नालियों का निर्माण, गांव स्तर पर सड़कों का निर्माण हुआ है या नहीं, नालियों का निर्माण हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्वच्छता, गांव की साफ़ सफाई कैसी है, गांव में किसी भी प्रकार का अगर अस्वच्छता है तो उसे ठीक करने का जो यहाँ पे काम है वो भी पंचायत के द्वारा किया जाता है। स्ट्रीट लाइट जगहों पर, जैसे कि कभी कभी नगरों के इलाकों में देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, जिसके कारण जो है वहाँ के निवासियों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए गांव में स्ट्रीट लाइट है या नहीं, जो उसकी व्यवस्था भी ग्राम पंचायत को ही करना पड़ता है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, ये सारी चीज़ें भी जो ग्राम पंचायत है उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं, मनरेगा कार्यों की निगरानी, प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सहयोग, सामाजिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्हीं के दायरा क्षेत्र के अंदर आती है। ग्राम प्रधान के अगर हम लोग कार्य को देखें तो ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना ग्राम प्रधान का सबसे बड़ा काम होता है। बजट का प्रस्तुतिकरण करना, विकास कार्यों की निगरानी करना, पंचायत निधि के उपयोग की देखरेख करना, सरकारी अधिकारियों के साथ में समन्वय, ग्राम सभा के निर्णयों का पालन करना, ये सारी चीज़ें ग्राम प्रधान के प्रमुख कार्य क्षेत्र के अंदर शामिल है। अब हम लोग बात करेंगे निर्वाचन कैसे होती है। ग्राम प्रधान के बारे में अगर देखा जाए तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव जो है वो होता है। प्रत्येक पात्र मतदाता मतदान कर सकता है। वार्ड सदस्य के रूप में इसमें 5 लोगों का यहाँ पे समूह होता है। प्रत्येक वार्ड में प्रत्यक्ष चुनाव होता है और इसमें कार्यकाल जो है 5 वर्ष का है। यदि पंचायत भंग हो जाए तो सामान्यतः 6 माह के भीतर चुनाव कराना यहाँ पे आवश्यक होता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कुछ समिति अपवादों को यहाँ पे छोड़ा गया है। अब हम लोग बात करेंगे आरक्षण के बारे में। जो हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन था उसके अनुसार
यहाँ पे जितने भी अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, ST SC लोग, इन्हें आरक्षण की व्यवस्था जो है इसमें की गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे कि यहाँ पर राज्य कानून के अनुसार जिन्हें पिछड़े वर्ग की कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है, उनके बारे में सारे जो भी आंकड़े हैं उसकी व्यवस्था करना। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए, यानी कि यहाँ पे 50% में जो राज्य क्षेत्र उसके अंतर्गत यहाँ पे महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया था। आय के स्रोत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जो मकान यहाँ पे बनाए जाते हैं तो उन मकान से जो कर की वसूल होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जल के बारे में, जैसे कि यहाँ पर जो जल पानी का जो यहाँ पे टैक्स लगता है वो भी यहाँ पर आय का स्रोत है। बाजार शुल्क, राज्य सरकार के अनुदान, साथ में जो फाइनेंस कमीशन है उसकी स्थापना पर मिलने वाले कुछ अनुदान, ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो है केंद्रीय योजनाओं की निधि, इन सभी चीज़ों से आय का स्रोत यहाँ पे बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में जो हमारे संविधान में दिए गए हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत। आइए जानते हैं सबसे पहले अनुच्छेद यहाँ पे 243 के बारे में। जो हमारा अनुच्छेद 243 है, इसमें यहाँ पर ग्राम जो पंचायत है उनकी परिभाषा दी गई है कि आखिर में एक ग्राम पंचायत कौन होता है। अनुच्छेद 243 क्लॉज A में ग्राम सभा के बारे में जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 B में पंचायतों का गठन किस आधार पर होगा। अनुच्छेद 243 C में उनकी संरचनाओं के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 243 D में आरक्षण संबंधी बातों को कहा गया है। अनुच्छेद 243 E में 5 वर्ष का कार्यकाल के बारे में बातें जो है वो की गई है। अनुच्छेद 243 K में राज्य निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 243 G में पंचायतों की शक्ति एवं उनके दायित्वों के बारे में यहाँ पे कार्य जो है वो यहाँ पे चर्चा जो है वो की गई है। तो ये कुछ आर्टिकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे जितने भी ये दिए गए हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ये मामला केवल ग्राम प्रधानों के पद पर बने रहने का नहीं है, बल्कि ये लोकतांत्रिक जनादेश, पंचायती राज्य संस्थाओं और स्वायत्तता, साथ में संविधान के 73वें संविधान संशोधन की भावना का रक्षा है। हाईकोर्ट का संदेश स्पष्ट है कि प्रशासनिक सुविधा के नाम पर निर्वाचित सदस्यों का स्थान अस्थायी रूप से प्रशासक के रूप में नहीं ले सकते हैं। लोकतंत्र का आधार समयबद्ध और नियमित चुनाव के रूप में यहाँ पे माना जाता है। तो इस चैप्टर का अगर हम एक निचोड़ के रूप में देखें तो ये जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सारे चीज़ों के लिए। 243 से स्टार्ट होते हुए ये 243G तक यहाँ पे पहुँच गया है। तो इस प्रकार अगर ये खबरों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर न्यूज़ का जो भी PPT है वो आपको मिल जाएगी। इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इससे जुड़ी हुई जो भी जानकारी अगर चाहते हैं वे सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं।